दिल में बसे शान बस यूपी की शान नोएडा, धरती की जान नोएडा। हो गया कैलाश जी, जाइए यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 24वें एपिसोड में। आइए आरंभ करते हैं। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। पतंजलि के बाबा रामदेव ने घोषणा की है कि अब वो लोग आईएएस की भी कोचिंग देंगे और इसके लिए उन्होंने राजा बनाने की फैक्ट्री श्री अवध ओझा जी को मार्गदर्शक का दायित्व दिया है। अब सोचिए कि सर सुबह का समय है और आपके आईएएस की कोचिंग की तैयारी का आरंभ लौकी का जूस पीकर हो चुका है और आप बाबा रामदेव जी के योग शिविर में बैठे हो, तभी ओझा सर आए और देख कंटा आपके इसी सब योगा फोगा चक्कर में रहोगे तो राजा कैसे बनोगे। योगा गरीब और नंगे लोगों का जिम होता है, राजा आदमी जिम नहीं जाता। वो चिया सीड्स खाता है और आवाकाडो ब्रेड पे लगाता है। हेल्थ माथे में होता है, शिविर में नहीं। तुम गर्दन झुका करके सुनते जा रहे हो और ओझा सर अचानक से कह देते हैं कटरीना कैफ का हाइट और दीपिका का साइज रट लो। आजकल कुछ भी पूछ दिया जाता है। प्री तुम्हें खुद निकालना है और मेंस के लिए तुम्हें खुद पढ़ाई कर। तो सर आप इंटरव्यू की तैयारी करो। नहीं, मैं तो इंटरव्यू जब हो जाए तब पिक्चर में आता हूँ कि अब तुम में जो गुण होने चाहिए वो क्या होंगे। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो एक कट्टा रख दो, अवैध हो तो और भी अच्छा। अब पूछो कि सर अवैध ही क्यों? देखो वैध कट्टे में वो फील नहीं है। राजा रूल तोड़ता है, वो लीक पर नहीं चलता है, वो उलझता है यदि उससे कोई ना उलझे। उसको चैलेंज चाहिए होता है जीवन में। जैसे मुझे ही देख लो, जीवन ठीक चल रहा था, लोगों को राजा बनाने के गुर सिखा रहा था, फिर लगा कि जीवन में रस का अभाव हो गया, मैं चुनाव लड़ गया। या उस फैजल खान को देख लो, अच्छा कोचिंग चल रहा था लेकिन चैलेंज नहीं था जीवन में, फिर उसने पंगे कर लिए। ये एटीट्यूड होता है राजाओं वाला, ये होती है राजा वाली पर्सनालिटी कि 4 गोली जब मन किया फोड़ दिए। पैसा इतना बना लो कि पुलिस ही बता रही है कि क्या करना चाहिए कि बच जाएंगे। सर हम लोग कट्टा से करेंगे, कट्टा से गोली फोड़ेंगे और क्या करेंगे? कैसे आदमी यार, ये कोई प्रश्न हुआ? 1-2 केस नहीं हुआ, 2-4 लाख घूस ना खिलाया हो, जान ही पे ना बनाई हो, तो साला युवावस्था में किया ही क्या? मैनेज करवाओ केस को, सिस्टम को समझो, घूस दो लोगों को जाकर के, तब तुमको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी समेत हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझ में आएगा कि किस मिट्टी में शेर पैदा होते हैं और कहाँ गधे। गुटखा खाते हो? नहीं सर, खाया करो, मुंह चलता रहना चाहिए। जबड़ा हिलता रहेगा तो दिमाग का मसल जो है ना बनता रहता है। गुटखा नशा नहीं है, नशा तो आईएएस होने का होता है। गुटखा तो दांतों का फ्री हेल्थ चेकअप है कि सुपारी जहां पहले फूटी हुई है उसको फोड़ सकते हो कि नहीं। चलो अब क्लास खत्म हुआ, अब कोटा जाओ, राहुल गांधी वहां आया हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी जी कोटा गए हुए थे और नीट के 3 दिन पहले और 3000 भीड़ का सोच के गए थे, थोड़ा अधिक ही आ गए। अब एनएसयूआई वालों को कितनी ही बार मिलते हैं राहुल जी। वहां 56 वर्षीय युवा नेता को जेनजी ने कहा कि हमें कूल पीएम चाहिए, जैसे कि राहुल गांधी। जेनजी को बहुत कूल प्रधानमंत्री चाहिए। भाई इसी कूल और यो में पड़े रहोगे तो जीवन का हाई पॉइंट राहुल गांधी को रैली में देखा था, यही रह जाएगा। जब वो 40 का था तब से लड़कियां उसे कूल मान रही हैं। पर संविधान में क्या है ना कि कूलत्व के ईंधन से देश चलाने की बात है नहीं। और जेनजी की डिमांड क्या है देखिए। सर जाने के पहले अगर हम सबके साथ एक सेल्फी हो जाती तो मजा ही आ जाता। सर एक सेल्फी हो जाता, ये हुआ कूल कारी। ऐसा पीएम चाहिए जो सेल्फी लेता हो, वो भी घुटने पर बैठकर। एमसी जो था इवेंट का वो बोलता है कि यू वाना बैंड डाउन। भाई वो 100 चुनाव से बैंड डाउन ही तो हो रहा है। वैसे सेल्फी गेम की बात मत कर भाई, मोदी को तो उसमें भी बीट नहीं कर सकता। ये वाला देखा है क्या? मोदी जी ने भी कहा है कि राहुल जी को ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु दे। मोदी जैसा स्वार्थी व्यक्ति मैंने नहीं देखा है कि दूसरे को बर्थडे विश करो लेकिन लाभ अपना देखो कि ईश्वर ऐसे महामूर्ख को जीवित रखना ताकि लोग यूजीसी, नीट, सीबीएसई, अमेरिका, पेट्रोल, इथेनॉल, राम मंदिर सब कुछ इसकी एक वक्त पर भूल जाए। राहुल गांधी के जन्मदिन पर गंगा किनारे दुग्धाभिषेक किया गया। कहा जाता है कि इस दुग्ध को पीकर मछलियां धन्य हो गई। इकोलॉजी ने इस पे पुष्प वृष्टि की और मृतप्राय जंतुओं में अचानक से प्रजनन होने लगा। दरियाई घोड़ों ने शुक्राणुओं की वृष्टि कर दी। मादा मछलियों ने ज्यामितीय आकृतियां बनाई और लुप्त होते घड़ियालों ने दूध पीकर कहा कि भाई मजा आ गया, अब होगा सेक्स। वैसे बर्थडे तो राहुल गांधी का एनडीटीवी मनाया करता था। ऐसा नहीं है कि एनडीटीवी के जाने के बाद सब कुछ
थम गया। कुछ लोग हैं जो बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, पर नीचे कोई जाके लिख देता है कि ऐसा व्यंग तो अजीत भारती भी नहीं लिख सकते। मैं ऐसी दृश्य देखता हूं तो मुस्कुरा देता हूं। शायद मैं गलत हूं, पर मुझे ऐसे नारे चौंकाते हैं। मैं राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रखकर सोच ही नहीं पाता। यह पद बहुत छोटा है इस व्यक्ति के लिए। राहुल गांधी का नाम पीएम पद से बड़ा है। पीएम पद के मान को इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसातल में पहुंचा दिया। यह पद अब गरिमाहीन हो चुका है। राहुल गांधी का कद ऐसे पदों से बहुत ऊपर है। बहुत मुमकिन है कि राहुल को यह पद मिले तो राहुल उसे लात मार दें और कहें कि यार इसको बनाओ। किसी अनजाने से युवा चेहरे को जिस पर उन्हें यकीन हो कि वो मेरे सपनों को पूरा करेगा, मेरे डिजाइन को इस्तेमाल करेगा, उसको अवसर दे दें। राहुल पीएम मटेरियल तैयार करने का कारखाना है। वो सैकड़ों हजारों ऐसे पीएम तैयार कर सकते हैं जो इस देश की जनता की नब्ज को समझता हो। गुलाम भारत के पास नेहरू, गांधी, भगत सिंह, सुभाष थे। जब काले अंग्रेजों ने देश पे कब्जा किया तब उसके पास एक अकेला राहुल है। देखिए, गांजा और चरस तो अवैध है, पर पप्पू मूत्र संभवतः बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। मतलब जो अपनी प्रतिभा से हारने का शतक मार रहा है और चाटुकार है कि ये कहने में व्यस्त है कि ये पद उसके लिए है ही नहीं। राहुल पीएम बनना चाहता है, उसकी पार्टी उसको पीएम बनते देखना चाहती है। उसके समर्थक पत्रकार चाहते हैं कि कांग्रेस को 99 की जगह 130 आ जाते तो राहुल पीएम होते। चाहता तो ये भी है, लेकिन उसे पता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए बेचारा वैक्सिंग एलोक्वेंट हो रहा है कि राहुल जी पद से परे हैं। राहुल जी ने कोटा में कई ज्ञान की बातें कही, जिसमें से एक था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिलेक्शन का नहीं रिजेक्शन का है। ये सुन के मुझे लगा कि राहुल जी पद ही नहीं तर्क के भी परे जा चुके हैं। खुद इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हैं, एक बार तो अपने गढ़ से ही भगा दिए गए। इनको लगने लगा कि परदादा जी ने गलत सिस्टम बना दिया। कितना अच्छा राजा वाला सिस्टम रहता कि जन्म लो और राजा बन जाओ, और ये चाय बेचने वाला मुझे चाय ही पिलाता, पानी नहीं। कुछ लोग जिस समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं वहां नस में पतला छेद कर लेने के बाद आदमी हवा में फ्लोट करने लगता है। जो भी आईएएस का फॉर्म भरता है उसके लिए सरकार एक जिला बनवा देती है। जो भी डॉक्टरी की परीक्षा देती है उसके लिए नया हॉस्पिटल बन जाता है। कोई भी कभी भी कहीं भी रिजेक्ट नहीं होता। वैसे राहुल जी ने जो आंकड़े दिए उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि 1000 में 12 को सैलरी जॉब मिलती है, 691 को इनफॉर्मल जॉब्स मिलती हैं और 297 लोग कर्ज और नशे और नकारेपन में डूब जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि राहुल जी स्वयं को भी उन्हें 1000 में इंक्लूड करके चल रहे हैं। ये तो मेथड एक्टिंग नहीं, मेथड रैलिंग हो गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने लिखा है कि चंपत राय केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लिख दिया चंपत राय पूजनीय है। बताया जा रहा है कि उनका जीवन ही राम भक्ति का प्रमाण है और वो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बस 2 कुर्ता और 4 धोती, यही उनकी संपत्ति है। भाई मैं रो दूंगा यार ये सुन के, लेकिन ये तो बताओ कि ये सब होना किस पुस्तक में सत्यनिष्ठा के मानदंड है? ये तो वही बात हो गई कि मैं घूस के पैसे को हाथ नहीं लगाता, इधर ड्रॉअर में डाल दो। मतलब केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो क्या सीसीटीवी फुटेज डिलीट होती रहेगी और कहेंगे कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला? विश्व हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष होना शुचिता का प्रमाण कैसे हो गया? क्या यह सत्य नहीं है कि जिस मंदिर को सरकारी सुरक्षा प्राप्त है उसके ध्वजारोहण में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगे? 200 करोड़ रुपए गायब होने और स्वर्णाभूषणों के ऑडिट की बात तो पूछी भी नहीं जा रही। प्रश्न तो इतना है कि इतने ही दूध के धुले हैं तो निष्पक्ष जांच होने तक पद से हट क्यों नहीं जा? प्रातस्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो। धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े कांड करके भी पद पे बना हुआ है और आप ये 150 करोड़ पे पद त्यागने को बोल रहे हैं। आप तो भाजपा का नेचर जानते ही होंगे, ये सब होता है क्या इस पार्टी में? वैसे कुछ तो संघ बनाम विश्व हिंदू परिषद चल रहा है कि मोदी जी के सर्वकालिक प्रिय नृपेंद्र मिश्रा जी को टीवी पर उतारा गया है, जिन्होंने चंपत राय पर निगरानी ना करने, सीसीटीवी की डिजिटल फाइल ना रखने, एसबीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को 10% ही लागू करने आदि को लेकर प्रश्न उठाए। मीडिया में कुछ दिन की शांति के बाद चंपत राय फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गए हैं और लोग मोहन भागवत को भूल गए जो कुछ दिन पहले सोरोस एजेंट्स की भांति यह कह रहे थे
कि पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा खुला रखना। नहीं, मैं उन्हें सोरोस एजेंट नहीं बोलता, ये तो आईटी सेलियों की परिभाषा है कि पाकिस्तान शब्द जो भी बोल रहा है वो सोरोस का एजेंट हो जाता है। तो अब वो लोग आपस में देख लें, अपना ही है उनका काम। अभी क्या है कि आप पाकिस्तान से प्रेम दिखा दो, राम मंदिर में डाका डाल दो, 40 लाख विद्यार्थियों के जीवन को छिन्न भिन्न कर दो, बच्चे आत्महत्या करने लगे, फिर भी यदि आप इन सब पर लिखो तो आपको कहा जाएगा सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। कौन कर रहा है षड्यंत्र? सोरोस ने मस्तिष्क नियंत्रण वाला कोई न्यूरालिंक चंपत राय के दिमाग में लगा दिया कि मंदिर में ये सब होने दिया गया, या मोहन भागवत के माथे को स्टारलिंक सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा रहा है कि बोल दे पाकिस्तान से बातचीत चलती रहे। सीसीटीवी फुटेज भी शी जिनपिंग ने टिन्नू यादव के रेडमी फोन से कंट्रोल करके डिलीट मार दिया होगा। और बाय द वे, सरकार को किसने एक शब्द भी कहा? बात ट्रस्ट, उसके सदस्यों और मंदिर के कर्मचारियों की हो रही है। ये लोग कब से सरकार हो गए? हीरा जड़ित हार और स्वर्ण चरण पादुका टिन्नू यादव को दी गई थी, जिसे उन्होंने कहा कि हम सोने की ईंट में बदल देंगे गलाकर। टिन्नू ने कहा कि उन्होंने केडी तिवारी को दे दी। तिवारी जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। एक तो जिसका नाम टिन्नू या चंपत या लल्लू या पिंटू हो, उसको कोई भी महत्वपूर्ण दायित्व तो कैसे लोग दे देते हैं? भाई, जिनके माँ बाप ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि ढंग का कोई नाम दे दे, आप उन्हें सोने का हार और चरण पादुकाएं दे रहे हो। वैसे टिन्नू जी के लिए एक अच्छी बात यह है कि यदि वो लखीमपुर खीरी के पुलिस अधिकारियों से कुछ सीख लेते, जिन्होंने कोर्ट में बताया कि माल खाने से 1 करोड़ का जो सोना नहीं मिल रहा, उसमें से आधा तो बंदर लेकर भाग गए और आधा पानी में गल गया। इसके आगे कोर्ट ने कुछ सुना या नहीं मुझे नहीं पता, पर बंदरिया समूह में तो गजब का जलवा हो गया होगा बंदरों का कि ऐसे समय में जब सोने का भाव आग की तरह बढ़ रहा है, उनके अल्फा मेल पुलिस के खजाने से सोने ला करके उन्हें दे रहे हैं। और बाकी बची बात जल में गल जाने की, तो उसका भी कुछ विज्ञान बता ही देंगे कि अल नीनो के प्रभाव से तापमान बढ़कर 1064 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सोने का गलनांक है। और चूंकि यह सब एक बंद जगह में था, तो उमस से तापमान बढ़ते हुए 2856 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो इसका क्वथनांक होता है। जी वो क्या अंक क्या? अरे, जब तरल पदार्थ उबलने लगे और वाष्प में परिवर्तित होने लगे, तो उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। उर्दू मीडियम में पढ़े हो क्या? योगी आदित्यनाथ जी इस सब के बीच अयोध्या गए और उन्होंने भी कहा कि अयोध्या को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। सच्ची, मतलब अभी भी लोग क्या ऐसे भाषणों के दीवाने हैं जिसमें यह कह दिया जाए कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो अब हमें राम मंदिर पर बता रहे हैं, और लोग ये सब भूल करके ताली पीटने लगते हैं कि उसी मुलायम को पद्म विभूषण तो भाजपा ने ही दिलवाया था ना। ये कब तक खींचिएगा योगी जी? अयोध्या तो निष्कलंक है, वो क्या बदनाम होगी? बदनाम तो हम हिंदू हो रहे हैं कि जिन्हें मंदिर की सत्ता दी, जिनको राज्य और केंद्र में वोट दिया, जिनके लिए विमर्श बनाया, जिनको डिफेंड किया, वही चढ़ावे को लूट रहे या आंख मूंदे बैठे हुए हैं। और जब तक बात मीडिया में नहीं आ जाती, एक FIR तक लिखने से यही लोग हिचकते रहे। अयोध्या की बदनामी चढ़ावे की लूट पर होती बात से हो रही है, या इससे कि CCTV 45 दिनों के बाद डिलीट हो जाता है, कोई बैकअप नहीं लिया जाता? मेरी तीव्र इच्छा है कि जो भी चोर हैं उनके घरों पर योगी जी आप बुलडोजर चलवाएं। बुलडोजर से याद आया कि योगी जी ने निर्धन लोगों के लिए घर बनवाए, वह भी लखनऊ में मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई भूमि पर। कुल 72 फ्लैट बनवाए गए। नवंबर 2025 में अलॉटमेंट लेटर भी योगी जी ने बांटा। हालांकि अब सिंचाई विभाग ने इसे अवैध कहते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर उनकी भूमि से यह कब्जा हटाया जाए। सिंचाई विभाग को कुछ जल्दी ही नहीं याद आ गया कि वो भूमि तो हमारी है। मुख्तार अंसारी कब्र में ही पलटी मार गया कि साला योगी ने मेरी जमीन छीन ली। वो तो अच्छा लगा मुझे कि सीधे CM से टक्कर हो गई है मेरी, लेकिन ये 2 कौड़ी का सिंचाई विभाग वाला, इसको तो मैं यही कब्र से ही टपका दूंगा। दूसरी तरफ मैं सोच रहा हूं कि वो कौन सा अधिकारी होगा जिसने योगी को ही बुलडोजर की धमकी दे दी होगी। मैंने सुना है यूपी में अधिकारियों के मन इतने बढ़े हुए हैं कि एक एक अधिकारी 5-6 सरकारी गाड़ियां रखता है, जिसमें से 2-3 तो अपने लिए यूज करता है, कुछ उसके बच्चे और संबंधियों के लिए होते हैं,
और कुछ तो सरकारी कार्यालयों में लगे गमलों को चुरा कर अपने घर ले जाने के लिए। मुझे लगता है एक सिंचाई विभाग वाला अधिकारी, कब आओगे मेरे अखिले, ये कुछ अधिक बार रिपीट पे सुन लिया इस बंदे ने। बिहार में भारत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। एक तो वो पुलिस पे बंदूक ताना करता था और दूसरी बात कि अपने डूबते गांव को लेकर जिला प्रशासन को खूब चिट्ठियां लिखता था, दौड़ लगाता था। पुलिस ने एक दो बार उसे अपने ऊपर कट्टा ताना देखकर उसे छोड़ भी दिया होता, लेकिन सरकार से बाढ़ में कटते घर और डूबती जमीन को लेकर उसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। भाई इसमें सरकार क्या करेगी यार? तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा घर है, सूटकेस में रखो और निकल लो कहीं। सरकार बाढ़ पे काम करने लगेगी तो डिजास्टर रिलीफ के पैसे का बंदर बांट कैसे होगा? लोगों के घर चलते हैं यार उससे। और बिहार पुलिस का भी सोचो यार, यूपी पुलिस का जलवा कायम हो गया, बंगाल वाले भी रोज अंडा खिला रहे हैं, इनकी कोई चर्चा ही नहीं होती भी है तो खराब इंग्लिश और केस की मिस हैंडलिंग के लिए कि राजपूत लड़की इंस्टाग्राम पे बात करती थी और नीट प्रत्याशी छात्रा ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में भारत भूषण द्वारा पिस्टल वापस करने के बाद भी उसको मानसिक विक्षिप्त बनाकर गोली मारना पुलिस का दबदबा कायम करता है कि यह जो गुंडा नहीं उसको मार देते हैं। सोचो गुंडा रहे तो क्या होगा। बिहार से एक नशीला समाचार यह आया कि प्रदेश में दारू प्रतिबंधित है, लेकिन दारू का ट्रक कहीं भी आ जा सकता है। सीतामढ़ी में एक ऐसा ही ट्रक विचरण करता पाया गया, जिसे रोककर ग्रामीणों ने कहा कि 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। लूट कर ले गए। वहीं गुजरात में करोड़ों की दारू पर रोलर चला दिया गया और मुझे दुख हुआ कि कोई यह नहीं बता रहा है कि 1 बोतल दारू बनाने में कितने लीटर जल की खपत होती है और यह अन्नदाताओं का अपमान कैसे। जब यह रोलर चल रहा था तब गडकरी जी साइड में बाइट देते देखे गए कि वो अभी जिस गाड़ी से आए हैं वो डिस्टिल्ड अल्कोहल पे ही चलती है और हुंडई, मित्सुबिशी, किया और टोयोटा ने उनसे कहा है कि अगले महीने तक दारू से चलने वाला इंजन वो बना लेंगे और मार्केट में आ जाएगा। गडकरी जी क्या पता था कि टाटा वालों ने पहले से ही दारू से चलने वाला एक इंजन बना रखा है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में चलता पाया गया। इस डंपर के ड्राइवर ने आरटीओ की कार्रवाई से बचने के लिए एक अनोखा कार्य किया कि उसने पत्थरों से भरा पूरा ट्रक रॉन्ग साइड से आते हुए सड़क पर ही अनलोड कर दिया। फिर पुलिस वाले आए और उसे समेटने लगे। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसे अवैध कह रहे हैं, बता रहे हैं गलत काम किया है, जबकि पिछले कुछ समय में एथेनॉल प्रचारक गडकरी जी की सड़कें जैसे टूट रही हैं, संभव है कि डंपर चालक ने उसे ही भरने के लिए पत्थर अनलोड कर दिया। नवी मुंबई में एयरपोर्ट चालू हो गया और यह प्रकृति के अत्यंत निकटस्थ बताया जाता है। हाल ही में बारिश हुई तो छत होने के बाद भी बारिश की फुहारों ने लघु जलप्रपातों का रूप लेकर बरसन हौले हौले, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कुछ लोगों ने उपहास किया कि ये क्या तरीका है, नया एयरपोर्ट बना है और उसमें ये सब हो रहा है। अरे भाई तुम लोग फीचर को प्रॉब्लम की तरह क्यों देखते हो यार? ये नहीं कि बगल में से कुछ पौधे उठाकर नीचे रख दें या कपड़े उतारकर नहा लें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लें। नहीं, हर बात में साला रोते रहना है, हर चीज परफेक्ट चाहिए। अरे प्रॉब्लम मत बनाओ यार, बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये बताओ कि क्या तुम छत पर चढ़कर उसे ठीक करने गए? सरकार क्या क्या करेगी यार? मोदी जी फ्रांस में थे, क्या चाहते हो मोदी जी वहां से आए और एमसी लेकर साटने लगे? सरकार से अपनी फटती रेपुटेशन रिपेयर नहीं हो रही और तुम्हें एयरपोर्ट के छत की पड़ी हुई। एयरफोर्स से प्रश्न पत्र उठवाती सरकार ने एक लड़के का सेंटर अबू धाबी कर दिया। छात्र का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब था। ऐसे में जबकि उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि एग्जाम से पहले सरकार ने उसकी गल्फ में नौकरी के सपने को साकार करवाने की सोची, उसने इस पे हो हल्ला मचा दिया। यहाँ सरकार अल्पसंख्यकों के लिए हज आदि का प्रबंध कर रही है और नालायक बच्चे एनटीए पे सवाल उठा रहे हैं। सोचिए किस तरह का भविष्य, इनके लिए हम लोग ग्लेशियर बचा रहे हैं। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।